नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तोड़ फोड़ की सियासत। सियासत में तोड़ फोड़ और दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की कोशिशें, ये कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों की तरफ आप जाएंगे तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी। और ये चीज़ हमेशा कही भी जाती है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो काफ़ी बड़ा मोर्चा फतेह कर लिया। और मध्य प्रदेश में कोरोना से जंग लड़ते हुए उस जंग की तैयारी भी बीजेपी और कांग्रेस ने शुरू कर दी है, जो जंग उपचुनाव की जंग है। और यकीन मानिए कि ये जंग विधानसभा चुनाव से किसी मायने में कम नहीं है, क्योंकि ये एक भविष्य की तरफ, सरकार के भविष्य की तरफ, बीजेपी सरकार के भविष्य की तरफ इशारा करने वाली एक घटना है। और कांग्रेस में कितना दम है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको भी प्रदर्शित करने वाली एक घटना है। और यही वजह है कि इस घटनाक्रम से जुड़े जो भी किरदार हैं, वो किरदार लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और इसमें अभी जो दो किरदार मध्य प्रदेश में चर्चा में हैं, उनमें हैं मौजूदा कैबिनेट मंत्री, जो इसके पहले कांग्रेस सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, तुलसी सिलावट, और उनके चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी प्रेमचंद गुड्डू, जो पहले कांग्रेस में थे और पूरा जीवन ही कांग्रेस में रहा उनका। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के समय माना यह गया कि अपने पुत्र को विधानसभा टिकट के लिए उन्होंने एक ये फैसला किया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अब मोड़ ये है कि वो बीजेपी 9 फरवरी को ही छोड़ चुके हैं, ऐसा उनका दावा है। और उनका ये भी कहना है कि वो तुलसी सिलावट जी की सांवेर विधानसभा सीट से, जहां उनको उपचुनाव लड़ना है, क्योंकि अभी वो विधानसभा के मेंबर नहीं है, वहाँ वो ऐसी घेराबंदी करेंगे कि बीजेपी को और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को, ऐसा उनका दावा है कि वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आइए इस महासमर के ये जो दो महारथी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं सिलसिलेवार इन दोनों नेताओं की क्या इनका कहना है इस बारे में, फिर हम बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो प्रदेश में जिम्मेदारियां थी, जिसका निर्वहन करना था, वो निर्वहन नहीं हुआ। और आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खरगोन जैसे 12-13 जिले बड़ी महामारी के शिकार हो गए और बहुत डेंजर अवस्था में है। तो उसका जिम्मेदार तुलसीराम सिलावट, उनके नेता ज्योतिराव सिंधिया है। इनको सबक सिखाना है हमको। हम सांवेर के अंदर इनको सबक सिखा के रहेंगे और निश्चित तौर से एक बड़ी लंबी हार तुलसी सिलावट की यहाँ पे होगी, जैसा मौका आएगा। और नहीं तो जो भी आएगा, हम उसको तुलसी सिलावट को हम उसमें हराने का काम करेंगे और हराएंगे। और आप मुझे चुनौती दे लो, मैं आपको एक संज्ञा सुनाता हूँ। जनपद का चुनाव हुआ था सांवेर में, कि वहाँ थे तो भारत सिंह चौहान का नाम सुना आपने? वो जनपद चुनाव जीते थे। और इन्होंने एक चुनाव और कराया था, मैं नाम भी नहीं लूँगा, तो मंडी अध्यक्ष भी भारत सिंह चौहान जीते थे। इन्होंने नगर पंचायत का सांवेर का चुनाव था, उसमें डटकर विरोध किया था, उसमें दिलीप चौधरी जीता था। कहाँ है अभी? जो ये कहाँ से चुनाव लड़े थे अभी 2018 में? कौन से चिन्ह से लड़े थे? किससे हारे मालूम है आपको? रामलाल मालवी से। कहाँ गई चुनौती इनकी? जो ये बोल रहे हैं ना, भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। 9 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया। कौन सी, कितने दिन रहे? सुनो 6 तारीख को बैठक कैबिनेट में, 2 दिन खाली 9 को इस्तीफा दे दिया, 10 को इस्तीफा स्वीकार हो गया। तरुण भानोट जी मंत्री बन गए थे स्वास्थ्य। तो आपने सुना कि जंग के ये जो दो महारथी हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हैं और अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस की कोशिश ये है कि बीजेपी से निकलकर कांग्रेस के डीएनए वाले जो नेता हैं उनको वो जोड़ सके। और उसकी पूरी उम्मीदें टिकी हैं कि जैसे ही विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी शुरू होगी, बीजेपी के कुछ ऐसे नेता जो असंतुष्ट हैं बीजेपी में, हालांकि उनकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि बीजेपी का डीएनए ऐसा है कि वहाँ से पलायन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना भी कहें तो रेयर तो होता है, यानी दुर्लभ घटना तो होती है। और कांग्रेस के डीएनए के जो नेता बीजेपी में गए हैं, उन पर जरूर कांग्रेस की निगाह होगी। आज इसी अहम मसले पर हम फिर एक बार बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं नमस्कार शरद जी। अब्बास हफीज़ साहब हैं, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता कांग्रेस के।
और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, ये जंग शुरू हो गई है और आज जो इसमें अपडेट है सब आप वाकिफ़ ही हैं उससे कि 9 फरवरी को ही दावा है इनका जो चुनौती दे रहे हैं तुलसी सिलावट जी को प्रेमचंद गुड्डू जी की हम छोड़ चुके थे, वो गलियां हम छोड़ आए थे। और अब उनका कहना है कि कांग्रेस का रास्ता तो खुला ही है, मेरे तो मातृ संस्था है कांग्रेस, और तुलसी सिलावट जी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस के पास ये एक ऐसा कार्ड है, क्योंकि तुलसी सिलावट बहुत प्रिय सहयोगियों में माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और उनकी घेराबंदी कांग्रेस को एक किस्म के सुख से इस मायने में भर सकती है कि हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के ख़ास सिपह सालार साहब की घेराबंदी करने की मुकम्मल कोशिश की। क्या कहेंगे आप? शरद जी, जो उपचुनाव हो रहे हैं वो बदले हुए राजनीतिक हालात हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का पूरा जो परिदृश्य है वो बदल चुका है जी। अब इस बदले हुए परिदृश्य में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो रिक्तता आई है, तो जो लोग जो है अपनी जगह बना सकते हैं इसमें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जो है चाहे प्रेमचंद गुड्डू हैं या दूसरे बहुत सारे नेता हैं जो इस जो खाली स्पेस है कांग्रेस का, इसको अपना जो है ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर भरना चाहते हैं। ये बात दूसरी है कि वो चुनाव में किस तरह का रिजल्ट देते, ये अलग एक विषय है। लेकिन आप देखिए कि मान लीजिए फरवरी में इस्तीफा दे दिया था और आप अब तक चुपचाप बैठे रहे, जब आपको लगा कि चुनाव की बारी आ रही है तो चुनाव में आप उपस्थित हो गए। वैसे मेरा बात, कांग्रेस में इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब पार्टी छोड़कर गए थे और कब वापस आ गए। ये फर्क तो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका एक काम करने का तरीका होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है और कांग्रेस का जिस तरह का संगठनात्मक, जिस तरह का उनकी जो प्रक्रिया है, उसमें ये तो कांग्रेस कोई भी कैंडिडेट इस वक्त ला सकती है। और उनकी जो कांग्रेस की जो प्राथमिकता में है वो सिंधिया जी के जो खास लोग हैं वही हैं। उसमें तुलसी सिलावट भी हैं, गोविंद राजपूत भी हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर भी हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि वो कैंडिडेट लाए कहाँ से, जब आप 4 दशक से जो है वहाँ उनके हिसाब से राजनीति करते रहे हैं, अचानक 4 महीने में तो आप चेहरे नहीं ला सकते। अब इस समस्या का समाधान क्या है, किस तरह से आप चुनाव में सफलता मिलती है कांग्रेस को, तो ये उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो भी कोई राह उनको दिखेगी, शायद वो उसे सहर्ष स्वीकार भी करेंगे। और शायद आप इससे भी इत्तेफाक करेंगे दिनेश जी कि जिसको कहा जाता है कि आजकल ये भी एक परंपरा हो गई है कि दूसरी पार्टी से नेता लाने का भी एक बड़ा मजबूत प्रचलन हो गया है, क्योंकि मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरता है और कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बीते बीते करीब मध्य प्रदेश में 6-7 वर्षों से बीजेपी ने भी ऐन मौके पर, चाहे राकेश सिंह चतुर्वेदी हों या फिर डॉक्टर भागीरथ प्रसाद हों या और बड़े नेता हों, होशंगाबाद के सांसद जो हैं मौजूदा, उनकी बात कर लें, या आपको कई श्रृंखला मिल जाएगी इसकी, जबकि आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत क्या थी। और आपके अपने पास आशीष अग्रवाल जी जैसे युवा नेता हैं, आप उन पर दांव ना खेल कर जब आप विपक्ष के मजबूत लोगों की तरफ बढ़ते हैं, तो ये रणनीति के नाम पर सब जायज़ है सर, और वहाँ कोई नहीं बोल सकता है। वहाँ यही कहा जाता है कि जीतेंगे तो आपसे बात करेंगे। साहब अभी आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, युवा हैं, अभी तो वक्त आपके साथ है। आशीष जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, चुनाव प्रबंधन का जिस तरह से दौर चला है शरद जी, लगभग हर पार्टी आजकल विनेबिलिटी की बात करती है। तो जो भी प्रत्याशी उनको विनेबिलिटी वाला दिखता है उसको मौका दिया जाता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अगर संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है जिसकी एक विचारधारा है, और कांग्रेस हमेशा से एक लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रही है। अगर कांग्रेसी मित्र अगर ये बता सकें कि वो लेफ्ट विचारधारा के हैं, राइट विचारधारा के, तो नहीं बता पाएंगे, वो कहीं बीच में आते हैं। और जब बीच में आते हैं तो इस तरह का बिन पेंदे जैसे लोटे का जो स्वरूप है नेताओं का लगातार दिखता रहता है। मैं फिर भी ऐसा मानता हूं कि जीवन में आपको एक बार हो सकता है एहसास हो कि आप इस विचारधारा के साथ नहीं, उस विचारधारा के साथ काम कर सकें, परंतु जब ये लगातार आप स्वरूप रंग बदलने वाला कि पहले हरा फिर भगवा फिर वापस से हरा, तो ये गिरगिट स्वरूप जो निकल के आता है उसको जनता, ऐसा हमारे सामने प्रमाण है कि बहुत अच्छे से नहीं लेती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि गुड्डू जी ने जो निर्णय लिया वो शायद उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कांग्रेस की स्थिति इस समय डूबते हुए जहाज की तरह है, जिसे ना कप्तान मिलेगा और ना सहयात्री। तो इस समय जो भी मिलेगा कांग्रेस के लिए वही ठीक। जी
जी जी जी शरद जी 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 शरद जी, तो गिरगिट की कांग्रेस बात की से तो स्थिति मुझे डूबते ये हुए जहाज की है, तो जो मिलेगा वो ठीक। जी जी शरद जी, आशीष जी के गिरगिट की बात पे तो मुझे इनके सारे 22 के 24 जो टिकट होने वाले हैं उसका एक चेहरा दिखने लगा। शायद पार्टी के अंदर खुद ही इनके ऊपर आपत्ति बात पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत मजे हुए प्रवक्ता हैं हमारे, बहुत अच्छे मित्र ना, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत खूबसूरती से पार्टी को डिफेंड किया है। जबकि विचारधारा आज क्या है, भाजपा की क्या है, वो सबको मालूम है। धन बल के दम पे चुनाव करना, जीतना, सत्ता से गिराना किसी को, सत्ता में खुद आना, ये सब ने देखा। जनता ने नहीं चुना था, अपने आप आ गए, अपने पैसे के दम पे आ गए या जिस भी दम पे आ गए, वो आरोप आगे की बात है। दिनेश गुप्ता जी ने हमारे पार्टी की बात कही थी, उन्होंने सही कहा कि हमारे टिकट जो होते हैं कहीं पर भी कभी भी दिए जाते हैं, ये नहीं देखा जाता। हम जनता का मन देखते हैं, जनता से जुड़ाव देखते हैं। लेकिन क्या ये बात अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो गई है? जो भारतीय जनता पार्टी का हम कहें, ये 22-24 जो उपचुनाव होंगे, इसके अंदर भाजपा के अपने दरी से उठाने वाले कार्यकर्ता जो बना है उसको देगी टिकट, या एकदम पैराशूट लैंडिंग गिरगिट के जो रंग बदले हुए लोग हैं उनको देगी? तो मुझे लगता है प्रेमचंद गुड्डू के बयान को फिलहाल एक दूसरे अंदाज में देखने की जरूरत है। ये दीपक जोशी जी के बयान के साथ साथ का बयान है। अभी वो भाजपा के नेता थे और ये अंदर खाने का अंतर विरोध है जो उठ के सामने आ रहा है। ये हर सीट पे से आएगा। वो सावेर के वोटर हैं, जहां तक मुझे पता है ये सावेर के वोटर हैं। तुलसी हफीज साहब, सिलावट जी मसला उनका आपके कह यहाँ रहे भी हैं। उलझा है कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को लेकर प्रतिपक्षी खेमे में तलवारें निकलती हैं। देखिए, ये सबसे पहली बात है कि एक बड़ा परिवार भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, कहीं ना कहीं आपत्ति और कहीं ना कहीं समर्थन देखने को मिलता है। और जनता से जिसका जुड़ाव होता है, तो आपने ये भी देखा है कई आपत्तियां और कई समर्थनों के बावजूद भी उसको मैदान में भेजा जाता है और जनता का मन जानता है, जनता की बात रखने आता है। मुझे लगता है हमारे पास मुश्किलें कम है। आज भाजपा को एक जो लीडर बेस कहा हमारे आशीष भाई ने, वो आज भाजपा के जरूर, लिए लेकिन मुसीबत मुश्किलें बनी कम है। होने से विनेबिलिटी का देखिए, पैरामीटर फुलफिल नहीं होता है सर। नरोत्तम मिश्रा जी को साधना है, उनके गुट को साधना है। साथ में चंबल के ही क्षेत्र के एक बहुत बड़े लीडर हैं जयभान सिंह पवैया, उनको जी। टिकट मिलेगा या हमारे तोमर जी को टिकट मिलेगा। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। और अब सिंधिया जी का खेमा वहीं आना और वहीं पर तोमर जी का खेमा आना, तो मुझे चलिए, लगता है आशीष जी कुछ भाजपा जोड़ना के चाह लिए रहे हैं, बहुत आपके बड़ी मित्र, मुसीबत आपके है। अभिन्न मित्र जिनकी आपने प्रशंसा की और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जेस्चर हमेशा मेरे चेहरे पर और मुझे लगता है दर्शकों के चेहरे पर, व्यूअर्स के चेहरे पर भी मुस्कान लाता है, जहां तीखी और कड़वी बहसों ने, माफ कीजिएगा, ये भी एक रंग है और खूबसूरत रंग ही कहूंगा मैं। जी आशीष जी। जी देखिए, मेरे बड़े काबिल प्रवक्ता, मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो लेकिन उनकी बात का जो एक पूरा लब्बो लबाब निकल के आता है वो ये है कि कांग्रेस आज ये नहीं बता रही कि जनता इस उपचुनाव में उनको क्यों वोट दे, बल्कि उस बिल्ली की तरह ताकती नजर आ रही है जो स्वयं तो छलांग नहीं लगा सकती मगर छीका टूटने का इंतजार कर रही है। छीका नहीं टूटेगा। मेरे कांग्रेसी मित्र कुछ और प्रयास करें। जनता दूसरा हमारी विषय, योजनाओं को देखिए, याद मैंने कर रही है कहा था शरद कि जी, और हो कांग्रेस रही एक है लीडर बिलों को बेस्ड देखकर। संगठन है। इनके जब बिजली बिल जब जो जब कहा इन्होंने, सुनिए बिजली ना बिल सर, आप भी देखिए। तो सुनिए, 22 लोगों के बीच भारी में मत भरकम रोकिए। तबेले के टूटने का कांग्रेस- इंतजार कर रहे थे। मैं आपके क्रम पे जी 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 नहीं, शरद जी देखिए, इतिहास उठा के जी। देखें तो कांग्रेस से जब सत्ता छूटती है केंद्र में, कांग्रेस टूटती है। 1960 देखें, 70 देखें, 90 देखें, जब शरद पवार टूटे थे, तो ये कांग्रेस का एक इतिहास है। और कांग्रेस की ये जो टूटन है वो मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी जाएगी, महाराष्ट्र में भी जाएगी, क्योंकि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर हो चुका है। दूसरा, देखिए, कमलनाथ जी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सरकार क्यों गई। उन्होंने खुद एक बड़े जिम्मेदार चैनल पे कहा था, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय सिंह जी पर विश्वास किया। तो अब इसमें भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं बची। कांग्रेस की टूटन की जिम्मेदार कांग्रेस स्वयं है। कमलनाथ जी का किया गया है कि वैसा नहीं था। उसमें भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण न करें। प्रेमचंद गुड्डू जी को सुने, तमाम क्षेत्रों में, सुर्खी में देखिए, जाके सागर में देखिए, दिनेश जी की तरफ रुख अंतर विरोध दिखेगा। उसको संभालिए। ये अब्बास बीच में कब से बोलने लगे? जी, चलिए, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी सिलावट जी फोन पर जुड़ रहे हैं। तुलसी सिलावट साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, सांवेर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर आपकी पूरी तैयारी है, और आपके पुराने मित्र, आपके इंदौरी मित्र, पार्टी जी, लड़ाई जीत तो लड़ूंगा, हाईकमान निर्णय देगा, जी, उनके आदेश का पालन मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है।
ये बिल्कुल आप एकदम उस आदर्श की बात कर रहे हैं जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का मूल स्वर होना चाहिए। मैं आपके कार्यकर्ता ही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जी, आपके पुराने मित्र और आपके साथ काफी संघर्ष भी करने वाले प्रेमचंद गुड्डू जी खम ठोक रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप इसको? जी जी मैं आपसे पूछता हूँ, जी वो अभी है का? जी कौन सी विचारधारा में, ये तो तय कर दें। जी और सुन लो आप जी कि वो खम ठोक रहे हैं, सांवेर के चुनाव लड़ने के लिए बात आ रही है, याद उनको? जी अभी 2018 में कौन सी विचारधारा चुनाव लड़े थे ये मुझे पता नहीं जी है। किस जी। आधार है उनका? एक बार बता दूं मैं शरद जी, जी अभी पिछले जब भी ये सांवेर आए हैं तो कांग्रेस का भला करने नहीं आए थे ये। जी इनके मेरे साथी हैं जी भारत सिंह चौहान, वो जनपद चुनाव इनके उम्मीदवार के खिलाफ जीते, जी। मंडी चुनाव जीते, जी मंडी अध्यक्ष, जी। और इन्होंने दिलीप चौधरी को हराने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था। जी। और नगर पंचायत अध्यक्ष जीते मेरे दिलीप चौधरी जी। जी तो उसके खिलाफ तो क्योंकि मैं जानता हूं कि ओछी और गंदी राजनीति मैं नहीं करता हूं। जी जी जी। तो सिलावट ये साहब, चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ये क्या आपके कुछ छिपे हुए जो आपके तथाकथित शुभचिंतक हैं इंदौर में, सांवेर में, क्या उन्होंने आगे किया है? इनको क्या है, इसके पीछे है क्या दिखता है आपको? शरद जी जी देखो, इस बात सुनो जी ये चुनाव मैंने कहा जी ये जो भी मित्र है, कोई भी, मुझे तो चुनाव एक कार्यकर्ता के रूप में लड़ना है। जी क्योंकि आपको याद होगा जी सांवेर की और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर, जी युवाओं को लेकर, दलितों को लेकर, जी हमारी महिलाओं को लेकर, आदिवासी को लेकर, मध्य प्रदेश के देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो वचन पत्र हमने तैयार किया था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जी उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जी महिलाओं की रक्षा नहीं होगी, दलित को काम नहीं मिलेगा, गरीबों का विकास नहीं होगा, आदिवासी का उत्थान नहीं होगा, और जो अतिथि शिक्षक हैं जी इनका जी। सम्मान नहीं होगा। जी तो मैं सड़क पे उतरूंगा। जी और उसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप सड़क पे उतरिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूरी जी। सरकार को सड़क पे उतार दिया। जी ये मध्य प्रदेश का और देश का इतिहास है जी जी कि 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया और 6 मंत्री इसमें, जी एक में भी था कैबिनेट, मैंने मंत्री पद छोड़ा, जी कांग्रेस छोड़ी, जी क्योंकि आस्था और विश्वास के लिए, मेरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, जी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, महिलाओं के लिए, ये त्याग और बलिदान की बात कोई कर सकता है तो सिंधिया जी के लोग ही कर सकते हैं। जी और उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, जी मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भाजपा के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में सुरक्षित है। और ये चलिए सांवेर का उपचुनाव जी पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। पूरे के पूरे 24 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहलाएगा, क्योंकि भाजपा का योद्धा इस उपचुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास का, प्रगति का, उन्नति का, जो हमारे मध्य प्रदेश की बुनियाद है, मेरे अन्नदाताओं का है। जी सर, बड़ी आपने एक ऐसी बात कही है जो मुझे लगता है, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरोत्तम जी कहते हैं कि जल और कुल मिल जाते हैं तो कोई भेद नहीं रहता। आप बिल्कुल उसी शैली में आगे बढ़े हैं कि आपने एक गहरी अनुशासन की बात की है कि टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता हूं। और रही बात प्रतिद्वंदिता की, तो वहां भी किसी कड़वे शब्दों के साथ सामने नहीं आए, जो अच्छी बात है। प्रतिद्वंदिता होगी, लेकिन जी राजनीति वर्षों से कर रहा हूँ जी, सकारात्मक, वो जीवन में बहुत जरूरी है करता जी। गंदी राजनीति में विश्वास नहीं करता। जो जिस भाषा में मुझसे बात करेगा मैं उसी भाषा में उत्तर दूंगा उसका। जी जी। चलिए, ये आपने बताया भी है कि आप हर तरह की शैली के लिए और हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद करता हूं तुलसी सिलावट जी, बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए।
तो सुनी हमने बातचीत की क्या तुलसी सिलावट साहब ने कहा है। एक टिप्पणी हम उस समय आशीष जी की टिप्पणी छोटी सी लेकर मैं जल्दी से दिनेश जी की तरफ चलना चाहूंगा। जी आशीष जी अपनी बात कहिए। जी आशीष जी। जी देखिए परिवार में जैसे संस्कार होते हैं वैसे उसके जो परिवारजन होते हैं व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा आदरणीय तुलसी सिलावट जी को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने एकदम वही व्यवहार रखा है जो एक हम विचारधारा का और कैडर बेस्ड संगठन की बात करते हैं। बाकी चूंकि समय संक्षिप्त है तो मैं 4 पंक्तियां अपने मित्र को सौंपना चाहूंगा जो अभी भी ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार गिराई कि लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिलें नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं, अरे खुद तो संभल कर चलते नहीं और जब लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। वाह वाह। और आपकी इस सादगी पर एक शेर पेश कर रहा हूं कि सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। बहुत खूब। दिनेश जी आपकी एक छोटी टिप्पणी। आपने तुलसी सिलावट जी की भी बात सुनी। जी जी। देखिए बिल्कुल शरद जी, देखिए तुलसी सिलावट जी ने जो एक बात कही है वो बड़े मार्के की है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ जो भी चुनाव है बिल्कुल ठीक बात वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। यही फर्क है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि जब हम कांग्रेस में देखते हैं तो कहीं जो है दिग्विजय सिंह का कैंडिडेट होता था, कहीं कमलनाथ का होता था, कहीं सुरेश पचौरी का होता था। जितने नेता उतने लोगों के उम्मीदवार होते थे। हम आमतौर पर देखते थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता था वहाँ, और हर नेता अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करता था, उसी के हिसाब से टिकटों का बंटवारा होता था। दिनेश जी की बात पूरी हो जाए। जी जी जी। तो देखिए आप जो उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही है कि वहाँ पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये जो भी उपचुनाव हैं, और कांग्रेस के लिए भी उसके मुकाबले उतना ही संगठित होना पड़ेगा जितना संगठित भारतीय जनता पार्टी है। उसका उसके कार्यकर्ता के मन में कोई संदेह नहीं है। वो ये भी अच्छी तरह से जानता है कि इस चुनाव में हमारी छोटी सी चूक आई हुई सत्ता को हाथ से निकाल सकती है। तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टियां जो है इसी विषय पर, इसी के इर्द गिर्द सोच रही है कि सत्ता कैसे पाई जाए और सत्ता कैसे बचाई जाए। केवल यही इसका मूल मंत्र है जो उपचुनाव में हमको देखने को मिलेगा। जी अब्बास हफीज साहब। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उदाहरण नहीं है, हमारे कुसमारिया जी का उदाहरण है, सरताज सिंह जी का उदाहरण है, अनेक उदाहरण है, उमा भारती जी का पार्टी बनाने का उदाहरण है। मुझे लगता है एक लंबी सूची है। अपना जो हित होता है कहीं कहीं राजनेता का जब आगे आता है तो ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तुलसी सिलावट जी ने जो बात कही वो बहुत साफ है। वहां के क्षेत्रीय लोग भी कहते हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, उनके जो दूसरे जो हालात हैं वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। तो वही एक हैं जो कह रहे हैं। बाकी आपने देखा किस तरह से इमरती देवी जी का यहाँ रहना भोपाल के अंदर, किस तरह से हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी का वहां जाना भाजपा कार्यालय, क्योंकि उनको लोकल पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि शेजवार जी चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी जो परिस्थितियां आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि जितना अंतर कला आज तक भाजपा में नहीं दिखी थी, ये सामने देखेगी। हाँ, तुलसी सिलावट जी, मैं खुद उनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो बात है आप देखेंगे आगे आने वाले समय में, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात है जो चुनाव लड़ना चाहता ही नहीं है। बाकी लोगों को देख लीजिए। आशीष जी ने कहा एक आखिरी बात, क्या हमने हमारी गलतियां थी तो फिर मंत्री क्यों बना दिया हमारे लोगों को जिनको लेकर आए? तो ये बहुत सी बात है, जनता देख रही है। चलिए यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन मैं आशीष जी की उस बात पर ज़रूर गौर कर रहा था जो सिर्फ एक जुमला है, लेकिन वो जुमला जितना सुदर्शन, जितना महत्वपूर्ण और जितना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही वो कार्यकर्ताओं के लिए कई बार निराशा और मायूसी का सबब भी बनता है। चाहे वो वरिष्ठ से वरिष्ठतम कार्यकर्ता हो, चाहे वो युवा कार्यकर्ता हो, जैसे आप दोनों हैं आशीष जी और अब्बास हफीज साहब। और वो जुमला, वो शब्द, वो वाक्य, वो प्रतिमान, वो पैमाना, वो पैरामीटर है विनेबिलिटी, जीतने का दम, जीतने का सामर्थ्य। चाहे कोई बुजुर्ग कार्यकर्ता जो पूर्व में मंत्री भी रहा हो, बड़े ओहदों पर रहा हो, जब वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलता है, बात चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तो एक ही जुमला रहता है, बड़े रणनीतिक तरीके से कहा जाता है, सब कुछ आपके पक्ष में है, विनेबिलिटी का ध्यान रखना होगा। विनेबिलिटी थोड़ा सा इशू है जो हमें फोर्स कर रही है कि हम अपने एक ईमानदार कार्यकर्ता को छोड़कर उस कार्यकर्ता की तरफ जाएं जो हमारे कुल का नहीं है। विनेबिलिटी। इसीलिए अगर फिल्मी जुमले में कहूं तो कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो यही कहता है, न विचारधारा से कोई चिंता है, न डर लगता है, न सोच, दृष्टि, प्रतिबद्धता से कोई डर लगता है। डर लगता है साहब तो विनेबिलिटी से डर लगता है।
आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।